हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आए हैं सी टेट इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सी टेट पेडागोजी के क्वेश्चन इंग्लिश के। और हम कुल 100 क्वेश्चन लेके रखे जिसको हम 20-20 के सेट में कराएंगे। आइए आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग एट द प्राइमरी लेवल। मतलब कि प्राथमिक स्तर पे और प्राथमिक टीचिंग का एम क्या होता है, मतलब फर्स्ट टीचिंग का एम पहला क्या होता है प्राइमरी लेवल के स्कूल पे। तो आइए देखते हैं। मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, लर्निंग डिफिकल्ट वोकैब या ट्रांसलेशन ओनली। तो एक चीज नोट करिए कि जहां भी कहीं ओनली, ओनली ए, ओनली बी, ओनली शब्द आता है वहां पे निगेटिव सेंस देता है और वो तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। जहां कहीं भी केवल ओनली शब्द आ जाए या केवल शब्द आ जाए वहां पे वो निगेटिव सेंस देता है और वो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ओनली वाला। क्या? ट्रांसलेशन ओनली। सो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। और मेमोराइजिंग कभी भी जो है टीचिंग का एम नहीं होता। मेमोराइजिंग या लर्न करना ऐसा कोई भी टीचिंग का एम नहीं होता। हमेशा वहाँ उसमें टीचिंग का मेन एम होता है डेवलप करना, स्किल को डेवलप करना, कम्युनिकेशन को डेवलप करना, कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट करना, ये सब चीजें होती हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स। मेमोरी भी हमेशा निगेटिव, मेमोराइजिंग भी निगेटिव सेंस देता है। लर्निंग डिफिकल्ट वर्ड, प्राइमरी लेवल पे लर्निंग डिफिकल्ट वर्ड तो हो ही नहीं सकता। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहले का बी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच लैंग्वेज स्किल इज एक्वायर्ड फर्स्ट बाय चाइल्ड। मतलब बच्चे द्वारा सबसे पहले कौन से लैंग्वेज को एक्वायर करना चाहिए? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग या स्पीकिंग। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, इसको बोलते हैं LSRW मेथड। LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग देन राइटिंग। तो ये फर्स्ट हो गया लिसनिंग, सेकेंड हो गया स्पीकिंग, थर्ड हो गया रीडिंग एंड फोर्थ हो गया राइटिंग। सो ये हमारा प्रोसेस है कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, लिसनिंग करता है, फिर उसके बाद स्पीकिंग, फिर उसके में रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, देन राइटिंग। SLRW। तो आइए देखते हैं कि विच लैंग्वेज स्किल इज एक्वायर्ड फर्स्ट बाय चाइल्ड। तो फर्स्टली वो क्या करता है, लिसनिंग डेवलपमेंट उसके अंदर आता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मेथड एम्फेसाइजेस कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। कौन सा मेथड जो है एम्फेसाइज करता है रियल लाइफ सिचुएशन में कम्युनिकेशन को? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या बाइलिंगुअल मेथड। तो आइए जानते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। आप भी देखिए, विच मेथड एम्फेसाइजेज कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा सी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये तो रट्टा मारने वाली चीज हो गई, रूल सीखो फिर उसको बाद ट्रांसलेशन सीखो। डायरेक्ट मेथड ये भी नहीं, बाइलिंगुअल मेथड भी नहीं होगा। सबसे इफेक्टिव क्या होगा, एम्फेसाइजिंग होगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। आंसर हो जाएगा हमारा CLT, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीडिंग अलाउड मेनली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग। रीडिंग अलाउड मेनली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग। रीडिंग अलाउड किस में इम्प्रूव करता है? उसमें सबसे ज्यादा उससे क्या इम्प्रूव होता है? प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी, हैंड राइटिंग, ग्रामर रूल्स एंड ट्रांसलेशन। तो रीडिंग
से हैंड राइटिंग नहीं इम्प्रूव होगा, ग्रामर रूल्स नहीं इम्प्रूव होंगे और ट्रांसलेशन नहीं होंगे। इससे क्या इम्प्रूव होगा हमारा? इससे होगा प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। रीडिंग स्किल अलाउड मेनली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सटेंसिव रीडिंग इज मेनली डन फॉर। एक्सटेंसिव रीडिंग क्यों की जाती है? इंजॉयमेंट एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग ग्रामर, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस या डिक्टेशन। तो आइए जानते हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग क्यों की जाती है। एक्सटेंसिव रीडिंग की जाती है मेमोराइजिंग के लिए नहीं होती है, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के लिए भी एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं होती है, और डिक्टेशन के लिए। डिक्टेशन क्या होता है? उसमें वर्ड होते हैं, डिक्टेशन में मतलब डिफिकल्ट वर्ड को लर्न करने के लिए होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग होता है इंजॉयमेंट एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच एक्टिविटी डेवलप स्पीकिंग स्किल्स। कौन सी एक्टिविटी स्पीकिंग स्किल को ज्यादा डेवलप करती है? सो आंसर देखते हैं, डिक्टेशन स्किल, रोल प्ले, कॉपी राइटिंग या साइलेंट रीडिंग। तो स्पीकिंग स्किल को साइलेंट रीडिंग तो कभी कर ही नहीं सकता। डिक्टेशन से वर्ड पावर बढ़ता है और कॉपी राइटिंग से भी हमारा स्पीकिंग स्किल डेवलप नहीं होता। सबसे ज्यादा किससे होता है? रोल प्ले से, एक्टिविटी से, रोल प्ले एक्टिविटी से इसकी स्पीकिंग स्किल जो है डेवलप होती है। सो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? फाइनल एग्जामिनेशन, एनुअल टेस्ट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक या बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब होता है बीच बीच में टेस्ट लेना और उसमें उसको चेक करना, बच्चे का इम्प्रूवमेंट चेक करना, ग्रोथ चेक करना स्टडी में, और उसमें क्या करना? सुधार करना। उसके लिए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनल एग्जामिनेशन नहीं होता, एनुअल टेस्ट नहीं होता, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होता है। वहां पे क्या हो जाएगा आंसर? क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, मतलब छोटे छोटे तुरंत तुरंत के असेसमेंट जो होते हैं उसे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, जो कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक होता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द बेस्ट वे टू टीच वोकैबुलरी इज थ्रू। मतलब बेस्ट वे वोकैब लर्न करने का या उसको तैयार करने का क्या है? मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, मेमोराइजिंग वर्ड लिस्ट। मेमोराइजिंग भी जैसे ओनली हमेशा निगेटिव सेंस देता है, वैसे मेमोराइजिंग भी हमेशा निगेटिव सेंस देता है। तो मेमोराइजिंग और ओनली वाले कभी भी ऑप्शन सही नहीं हो सकते। सो आंसर गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी बी। और ग्रामर एक्सरसाइजेस ओनली, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट से वो हमें बेस्ट वे होगा टीचिंग वोकैब का। सो ट्रांसलेशन ओनली वाले तो दोनों कट जाएंगे, और मेमोराइजिंग भी हमेशा टीचिंग मेथड्स में गलत माना जाता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 8। द बेस्ट वे टू टीच वोकैब इज थ्रू मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विच अप्रोच इज लर्नर सेंटर्ड। मतलब जो बच्चा है उसके सेंटर्ड कौन सी अप्रोच होती है? लेक्चर मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डिक्टेशन मेथड। तो आइए जानते हैं लेक्चर मेथड तो जो बच्चा बहुत स्किल्ड नहीं होगा उसको समझ ही नहीं आएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पहले उसको रूल जानना पड़ेगा, और डिक्टेशन मेथड में भी उसको कुछ आता रहेगा तब वो कर पाएगा। सो विच अप्रोच इज लर्नर सेंटर्ड?
तो लर्नर सेंटर्ड मेथड है, अप्रोच है कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसमें बच्चा बातचीत के द्वारा सीखता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव स्किल? प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है? प्रोडक्टिव मतलब कि जिससे कुछ प्राप्त हो। अब लिसनिंग ये प्रोडक्टिव नहीं है और वीविंग भी प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन स्पीकिंग एंड रीडिंग ये क्या है? ये दोनों ही क्या है? प्रोडक्टिव स्किल हैं। स्पीकिंग एंड रीडिंग नहीं, रीडिंग भी नहीं होगा। लिसनिंग, स्पीकिंग एंड वीविंग ये दोनों क्या होगा? राइटिंग और स्पीकिंग जो है वो प्रोडक्टिव स्किल होगा। सॉरी, रीडिंग नहीं होगा, राइटिंग और स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल होता है। तो इसमें ऑप्शन है स्पीकिंग का। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसको सही कर देते हैं। प्रोडक्टिव स्किल में क्या क्या आता है? स्पीकिंग, एंड राइटिंग, ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल में आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? स्पीकिंग। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पेयर वर्क मेनली एनकरेजेस। पेयर वर्क या जो ग्रुप वर्क होता है वो किसको एनकरेज करता है? पैसिव लर्निंग को। पैसिव मतलब इनएक्टिव लर्निंग, तो उसको नहीं करता है। कम्युनिकेटिव एंड इंटरेक्शन, मेमोराइजेशन ओनली। मेमोराइजेशन भी निगेटिव सेंस देता है, साइलेंस भी निगेटिव सेंस देता है। और पैसिव लर्निंग मतलब अस्थिर, मतलब जिसमें एक्टिव ना हो बच्चा। तो कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन को क्या करता है? एनकरेज करता है पेयर वर्क या ग्रुप वर्क। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच इज अ रिकेप्टिव लैंग्वेज स्किल? रिकेप्टिव कौन सी है? स्पीकिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है या स्टोरी टेलिंग है? तो रिकैप्टिव है लिसनिंग। रिकैप्टिव मतलब कि सुनना। रिकैप्टिव लैंग्वेज स्किल है हमारा लिसनिंग। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्कैफोल्डिंग मीन्स। स्कैफोल्डिंग का मीन्स क्या होता है? प्रोवाइडिंग टेम्पोरेरी सपोर्ट टू लर्नर्स, पनिशिंग मिस्टेक्स ये नहीं होता है। पनिश करना कभी भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सो पनिश करना हमेशा निगेटिव सेंस देता है। गिविंग होमवर्क ओनली ये भी गलत है और मेमोराइजेशन भी गलत है। सो स्कैफोल्डिंग इज अ प्राइमरी सपोर्ट टू लर्नर्स एंड प्रोवाइडिंग टेम्पोरेरी सपोर्ट, जिसके थ्रू बच्चा आगे की चीज़ों को कर पाता है। सो इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, प्रोवाइडिंग टेम्पोरेरी सपोर्ट टू लर्नर्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विच क्लासरूम एक्टिविटी प्रमोट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग? कौन सी क्लासरूम की एक्टिविटी कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करती है? ग्रुप डिस्कशन। अब कोलैबोरेट मतलब कि कई लोग मिलके एक साथ हों, तो वहां पे क्या होगा? डिक्टेशन ओनली ये नहीं हो सकता, इंडिविजुअल ट्रांसलेशन ये भी नहीं हो सकता, एंड कॉपी राइटिंग कॉपिंग नोट्स ये भी नहीं हो सकता। ये कोलैबोरेटिव लर्निंग के एग्जाम्पल्स नहीं हैं। ग्रुप डिस्कशन से जो होता है तो वो प्रमोट करता है कोलैबोरेटिव लर्निंग को। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अ लैंग्वेज टीचर शुड मेनली फोकस ऑन। एक लैंग्वेज टीचर को किस पे मेनली फोकस करना चाहिए? फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी पे, मेमोराइजेशन ओनली
ओनली वाले तो आप सीधा सीधा देख लीजिए कि जिसमें भी ओनली ऑप्शन होगा वो निगेटिव सेंस देता है, वो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। मेमोराइजेशन है इसलिए भी नहीं हो सकता। ग्रामर एंड ग्रामर रूल्स को कभी इफेक्टिव लर्निंग या टीचिंग नहीं मानते। ट्रांसलेशन को भी कभी भी इफेक्टिव लर्निंग और टीचिंग नहीं मानते। सो अ लैंग्वेज टीचर शुड मेनली फोकस ऑन फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। क्या? फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। सो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है विच असेसमेंट आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग टीचिंग। कौन सा असेसमेंट जो है, समेटिव असेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो एंड ऑफ द मतलब एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, और सिलेबस का एंड होने के बाद, सेशन के एंड होने के बाद जो एक एग्जाम होता है उसे समेटिव कर देते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये किसी चीज में एडमिशन लेने से पहले होता है। फाइनल एग्जामिनेशन कोर्स कंप्लीट होने के बाद होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, अभी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट से एक क्वेश्चन पहले ही देखे थे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो बच्चे की कमियों को दूर करने के लिए बीच बीच में होने वाले असेसमेंट को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। मीन्स विच असेसमेंट आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग टीचिंग, दैट इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। आगे 3 असेसमेंट होते हैं, हम तीनों को बीच बीच में पढ़ेंगे। समेटिव क्या होता है, वो आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस जो असेसमेंट होता है उसे समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज कॉल्ड, रीडिंग बिटवीन द लाइन इज कॉल्ड स्कीमिंग, स्कैनिंग, इन्फेरेंशियल रीडिंग और लाउड रीडिंग। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज कॉल्ड, इसे इन्फेरेंशियल रीडिंग बोलते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्कैनिंग हो जाएगा कि लंबा इधर उधर करके देखना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच एक्टिविटी इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन। कौन सी एक्टिविटी से हमारा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होता है? रिसाइटेशन एंड रीडिंग अलाउड, साइलेंट रीडिंग, इससे तो हो ही नहीं सकता। जब साइलेंट रीडिंग होगी तो प्रोनाउंसिएशन कहाँ होगा? नोट मेकिंग से भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन से भी नहीं होगा। जब हम बोलेंगे तब तो हमारा प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा। तो रिसाइटेशन एंड रीडिंग अलाउड से हमारा क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है। सो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। The teacher's role in a communicative classroom is mainly that of a, क्या दिया है? The teacher's role in a communicative classroom is mainly that of a facilitator, dictator, examiner only, lecturer only। only कट जाता है, डिक्टेटर नहीं हो सकता। टीचर का रोल होता है कम्युनिकेटिव क्लासरूम में फैसिलिटेटर, जैसे अगर किसी चीज की जरूरत हो इसको सपोर्ट करना, बच्चे को फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। दैट इज नोन एज द गुड टीचर एक्टिविटी, या कैरेक्टर ऑफ द गुड टीचर इज एज वर्क एज अ फैसिलिटेटर इन द कम्युनिकेटिव क्लासरूम। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE एम्स एट, मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है, मूल्यांकन होता है, उसे क्या कहते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, एनुअल टेस्टिंग ओनली, मेमोराइजिंग ओनली। तो जब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मतलब हमेशा होने वाले इवैल्यूएशन है, जो थोड़े थोड़े करके बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसे क्या कह सकते हैं? एनुअल टेस्टिंग तो बोल नहीं सकते, मेमोराइजेशन बोल नहीं सकते, पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स ये भी नहीं बोल सकते। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स इज नोन एज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर द गिवन क्वेश्चन कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स बोलते हैं। अगला 30 क्वेश्चन करेंगे आज के क्लास में हम लोग। अगला देखते हैं 30 या 40 तक जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी है? लैंग्वेज स्किल है हमारी लिसनिंग, ये पहला है।
फिर दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा है रीडिंग एंड फोर्थ है राइटिंग। सो इनको छोड़ के जो होगा वो क्या होगा, लैंग्वेज स्किल नहीं होगा। तो लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग ये तीनों क्या है, लैंग्वेज स्किल्स हैं। और पूछा है कि विच इज नॉट अ लैंग्वेज स्किल इन दिस गिवन ऑप्शन, तो हो जाएगा थिंकिंग। थिंकिंग किसी भी टाइप की स्किल नहीं है लैंग्वेज की। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, which reading technique is used to find specific information quickly? Intensive reading, extensive reading, scanning या loud reading? तो कौन सी रीडिंग स्किल जो है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए जानी जाती है? सो हमारा हो जाएगा स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या करता है, पूरे न्यूज में से, पूरे कॉन्टेक्स्ट में से कोई स्पेसिफिक चीजों को देखने के लिए होता है। दैट टाइप ऑफ रीडिंग इज नोन एज स्कैनिंग। सो हमारा आंसर हो जाएगा स्कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। Which reading technique is used to get the main idea of a passage? Which reading technique is used to get the main idea of a passage? मतलब उसका ओवरऑल मेन आइडिया क्या, मेन किस थीम पे है या मेन सब्जेक्ट क्या है पैसेज का, उस टाइप उसको जानने की रीडिंग को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग या साइलेंट रीडिंग। तो उसे बोलते हैं स्कीमिंग। अब हम लोग जान गए कि स्कैनिंग क्या होता है, किसी कॉन्टेक्स्ट का या किसी पैरा का मेन थीम को जानने के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट चीज को जानने के लिए होता है स्कैनिंग रीडिंग। और स्कीमिंग क्या हो गया, वो उसका ओवरऑल पर्पस क्या है, मेन आइडिया क्या है उस पैसेज का, उसे जानने के लिए उस रीडिंग को स्कीमिंग बोलते हैं। साइलेंट रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग भी आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच टीचिंग एड इज मोस्ट यूजफुल फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स? सुनने वाली स्किल को डेवलप करने के लिए कौन सा टीचिंग स्किल जो है सबसे अच्छा होगा? टीचिंग एड कौन सा अच्छा होगा? ऑडियो रिकॉर्डिंग, ब्लैक बोर्ड, डिक्शनरी और नोटबुक। अब दिया है लिसनिंग के लिए, तो लिसनिंग के लिए नोटबुक कैसे हो सकता है? नोटबुक नहीं हो सकता, वहां सुनने की प्रॉब्लम है। डिक्शनरी और ब्लैक बोर्ड नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा? ऑडियो रिकॉर्डिंग फॉर लिसनिंग। क्या होगा? लिसनिंग के लिए, लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग सबसे यूजफुल या सबसे मोस्ट यूजफुल कह सकते हैं टीचिंग एड होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एरर्स कमिटेड बाय लर्नर्स शुड बी व्यूड एज साइन ऑफ फेल्योर, नेचुरल स्टेप्स इन लैंग्वेज लर्निंग, पनिशेबल मिस्टेक्स। तो पनिशमेंट देना बच्चे का कभी भी वो सही नहीं माना जाता। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, उसकी कमी उसको, क्योंकि हमें उसे सुधार करना है। साइन ऑफ फेल्योर भी नहीं मान सकते। क्या होना चाहिए? हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल स्टेप्स इन लैंग्वेज लर्निंग। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर द गिवन क्वेश्चन की एरर्स कमिटेड बाय लर्नर्स। लर्नर्स द्वारा या विद्यार्थी द्वारा कोई गलती होता है तो उसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस हम व्यू से देखते हैं, कैसा नजरिया मानते हैं? तो क्या होगा? नेचुरल स्टेप्स इन लैंग्वेज लर्निंग, उसकी एक नॉर्मल गलती मानते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। Which method discourages the use of the mother tongue in the classroom? कौन सा मेथड जो है बच्चे के मदर टंग को यूज करने पर क्लासरूम में क्या करता है? हतोत्साहित करता है। किस वजह से? डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, लेक्चर मेथड। डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, कौन सा मेथड जो है बच्चे की मदर टंग को क्लासरूम में डिस्करेज करता है? सो हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड में बच्चे को मदर टंग यूज करने में दिक्कत होती है, वो मदर टंग को डिस्करेज करता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथेंटिक मटेरियल? इनमें से कौन सा ऑथेंटिक है, मतलब सही है, या कह सकते हैं कि प्रूव्ड है, सही है सबसे ज्यादा? न्यूज़पेपर, ग्रामर वर्कबुक, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज या क्वेश्चन बैंक? इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा ऑथेंटिक मटेरियल माना जाता है? न्यूज़पेपर या ग्रामर वर्कबुक या टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज या तो क्वेश्चन बैंक? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा, सबसे ऑथेंटिक माना जाता है न्यूज़पेपर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच एक्टिविटी मेनली डेवलप्स राइटिंग स्किल? कौन सी एक्टिविटी से जो है राइटिंग स्किल डेवलप होती है? पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी लिसनिंग, रोल प्ले एंड रिसाइटेशन। तो 28 का आंसर हो जाएगा हमारा कि अगर राइटिंग स्किल को डेवलप करनी है तो पैराग्राफ राइटिंग से राइटिंग स्किल डेवलप होगी। किससे होगी? पैराग्राफ राइटिंग से। अगर राइटिंग स्किल करनी है डेवलप तो लिखना पड़ेगा। स्टोरी लिसनिंग से तो सुनने से राइटिंग डेवलप नहीं होगी। रोल प्ले करने से कम्युनिकेटिव स्किल डेवलप होगी। रिसाइटेशन से स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सही होगा। उससे क्या होगा? राइटिंग स्किल डेवलप नहीं होगी। सो राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए पैराग्राफ राइटिंग विल बी द सुटेबल ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द मोस्ट लर्नर फ्रेंडली क्लासरूम? कौन सा क्लासरूम मोस्ट लर्नर फ्रेंडली होता है, मतलब जिसमें बच्चे के अकॉर्डिंग पूरा इन्वायरमेंट हो? टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड में बच्चा हमेशा डरा सहमा रहता है। सो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम कभी भी लर्नर फ्रेंडली नहीं होता। इंटरेक्टिव, साइलेंट या एग्जामिनेशन ओरिएंटेड? एग्जामिनेशन ओरिएंटेड में भी बच्चे को क्या है, हमेशा प्रेशर बना रहेगा। साइलेंट भी नहीं होता है। तो इंटरेक्टिव क्लासरूम जो है वो हमेशा लर्नर फ्रेंडली होता है। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 29। इंटरेक्टिव क्लासरूम हमेशा लर्नर फ्रेंडली होता है। क्वेश्चन नंबर 30, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज टू इनेबल इफेक्टिव। लैंग्वेज टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनेबल इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मेमोराइज ग्रामर रूल्स, मेमोराइज हमेशा निगेटिव सेंस देता है, ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस, एवरी ईच ओनली, ये सब भी क्या होता है? निगेटिव सेंस देता है। और लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स, ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ भी ओनली दिया है। और डिफिकल्ट वर्ड्स लर्न करना, लर्निंग, मेमोराइजिंग, ये सब कभी भी सही नहीं होता है पेडागोजी में बच्चे के लिए, लर्नर के लिए। तो वो हमेशा क्या होता है, उसको स्किल उसकी डेवलप करना सही माना जाता है। तो इनेबल इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज। सो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच स्ट्रेटजी हेल्प्स लर्नर्स गेस द मीनिंग ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स? Which strategy helps the learners guess the meaning of unfamiliar word? Using context clues, memorizing dictionary, ये हो ही नहीं सकता। ट्रांसलेशन ओनली हो ही नहीं सकता। इग्नोरिंग द वर्ड, ये भी नहीं हो सकता। सो हमारा आंसर हो जाएगा 31 के लिए ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज। मतलब उससे संबंधित चीजों को यूज करके वो उस वर्ड का, अनफेमिलियर वर्ड को भी गेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच क्लासरूम एक्टिविटी इनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग? क्रिएटिव थिंकिंग को कौन सा क्लासरूम डेवलप करता है? स्टोरी कंप्लीशन, डिक्टेशन, कॉपी राइटिंग और ट्रांसलेशन। तो क्रिएटिव थिंकिंग को डिक्टेशन नहीं कर सकता जनरेट, एनकरेज, कॉपी राइटिंग नहीं और ट्रांसलेशन भी नहीं। सो होगा स्टोरी कंप्लीशन। स्टोरी से क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो सकती है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड असेसमेंट टूल फॉर स्पीकिंग स्किल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड असेसमेंट टूल फॉर स्पीकिंग स्किल? स्पीकिंग स्किल के लिए कौन सा असेसमेंट टूल सबसे अच्छा होगा? ओरल प्रेजेंटेशन, मल्टीपल चॉइस टेस्ट ओनली,
फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग एक्सरसाइजेज। सो हमारा ओनली तो ऐसे ही कट जाएगा। अब स्पीकिंग के लिए है, तो स्पीकिंग के लिए जहाँ तक हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा होगा स्पीकिंग के लिए, जिसमें बोलने की चीज़ें ज़्यादा हों, ओरल प्रेजेंटेशन स्पीकिंग असेसमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम शुड बी व्यूड एज। एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को कैसा होना चाहिए? अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर लर्निंग, अ प्रॉब्लम ऑफ टू अवॉइड, तो प्रॉब्लम नहीं होता है कभी भी मल्टीलिंगुअल। अ रीजन फॉर पनिशमेंट, ये भी नहीं हो सकता, और बैरियर टू लर्निंग, ये भी नहीं हो सकता। अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम शुड बी व्यूड एज, देखा जाना चाहिए उसको, अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर लर्निंग। सो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हम बस फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे ताकि आप पढ़े हो तो आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन नंबर 35, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। हाई ऑर्डर थिंकिंग को कौन सा मेथड जो है प्रमोट करता है? किस टाइप का क्वेश्चन? ओपन एंडेड क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, थिंकिंग की बात है, वन वर्ड आंसर क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन तो थिंकिंग को डेवलप नहीं कर सकता। सो हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, यस नो नहीं होगा, वन वर्ड क्वेश्चन नहीं होगा, सॉरी ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर 35 या 40 क्वेश्चन लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास टुडे। अगर मेरा अच्छा लगे मैटर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।